प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में कुछ चुनाव हुए जो अलग अलग स्टेट्स में, उसमें उनकी ताकत, पार्टी की ताकत साफ साफ दिखी। चाहे आप महाराष्ट्र का चुनाव देखें, चाहे हरियाणा का चुनाव देखें, चाहे दिल्ली का चुनाव देखें। अब बारी है बिहार चुनाव की। बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत दिखा ले, लेकिन वो नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे बढ़ाने को मजबूर रहती है। नीतीश कुमार चेहरा है मुख्यमंत्री के। अभी भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे यदि पार्टी सत्ता में आती है तो। आज के शो में हम यही बात करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को इतनी तेजी से बढ़ाया, 27 साल बाद वापसी की, उसी तरीके से महाराष्ट्र में फिर से एक बार पूरी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी उसी ताकत के साथ अपने आप को वापस लाएगी या पहली बार लाएगी? क्योंकि अभी तक बिहार में बीजेपी का कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नया करने वाली है? इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं और जिनमें से हमारे जो अतिथियों का एक बार परिचय करवा देते हैं। संजय झा जी हैं। संजय झा राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, स्वागत है आपका। प्रियदर्शी रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर। और इनके साथ ही हैं राम बंधु वत्स जी। सर, स्वागत है। हम लोग अक्सर बात कर रहे थे, तो जो इससे पहले के शोज में हमने बात किया कि क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू है, ये दोनों प्रमुख जो दल हैं जो कि अभी सत्ता में हैं, इन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर ये ऐसा कहा जा रहा है कि मामला फंस सकता है आने वाले समय में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जब 2020 का चुनाव देखें तो उस चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है। लगभग डबल जदयू का सीट था उस बीजेपी का। ऐसे में क्या इस बार चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटें मांगेगी? यदि ज्यादा सीटें मांगती है तो क्या जनता दल यूनाइटेड उस दबाव को महसूस करेगी या नहीं करेगी? ये सवाल है संजय झा जी से। संजय सर, आवाज जा रही है? हाँ, आ रही। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जदयू पे दबाव डालेगी ज्यादा सीटों के लिए या कम उतनी ही सीटों में मान जाएगी? नहीं, देखिए, जो बिहार का बैकग्राउंड है, आप मतलब भाई साहब इस बात को समझिए। बिहार में का जो बैकग्राउंड है ना, वो मतलब कॉकटेल है। जैसे एक शराब है, उसमें आप ठर्रा मिला दीजिए, देसी मिला दीजिए, रम मिला दीजिए, वो पूरा कॉकटेल है। अब नीतीश कुमार ये क्या करते हैं नहीं करते हैं हमें नहीं पता। मैं उतना नीतीश कुमार से मतलब उनके बारे में उतना जानता नहीं। मैं इतना जानता हूं कि बिहार में 32 साल के पिछड़ों के शासन में 2700 सवर्ण की हत्या हुई। अब भाजपा इसको कैसे क्या करेगी हमें नहीं पता। 2700 सवर्ण का मतलब कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, इनके सारे जो मतलब दबंग किस्म के लोग थे, जिनको गुंडा कहते, लालू यादव और नीतीश कुमार ने कत्ल करा दिया। अच्छा। अब देखिए कि भाजपा जो है ना, मतलब एक डरपोक पार्टी है। उसके पास कुछ है नहीं, वो केवल धार्मिक उन्माद, राम नाम। लेकिन बिहार में वो नहीं लड़ सकती। बिहार क्या है, मध्य बिहार जो है वो नक्सलियों का गढ़ है, सीपीआई में लिबरेशन का गढ़ है। वहां ये भगवा उगवा नहीं चलने वाला है। बिहार के गंगा पार आ जाएंगे तो भगवा उगवा को कोई नहीं पहचानता है। बिहार में अगर भाजपा है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव के कारण है, लालू यादव के विरोध के कारण और नीतीश के प्रेम के कारण। भाजपा का कोई नेता नहीं है, तो भाजपा का बिहार में कुछ नहीं चलने वाला है। ये बात मैं मतलब किसका चलने वाला है फिर? हाँ, नहीं, एकदम नहीं चलेगा। किसका चलने वाला है? लग्गू है वो। मतलब नीतीश कुमार जो चाहेगा वही करेगा। भाजपा में कोई नेता है ही नहीं। ओ जो नंद किशोर यादव है, इसे फंटूसबाज, वो जो है मतलब क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी फंटूसबाज। कौन है वो? मंगल पांडे एक नंबर का फ्रॉड। कोई नहीं है भाजपा में, नेता है ही नहीं। एक बेचारे सुशील मोदी थे, चले गए। संजय झा जी, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बिहार में
बिहार में बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि संगठन और जो वोट है दोनों बीजेपी का ही ज़्यादा मजबूत दिखता है। आप देखिए जिस तरीके से 75+ सीटें पिछले चुनाव में लाना हो, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को, जितनी बार लोकसभा चुनाव हुआ था नीतीश कुमार को यही लगता है कि जाके बीजेपी के साथ ही कुछ कमाल कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट नहीं है। नहीं है, आपको उसको समझना होगा, आंकड़ों में समझना होगा। देखिए मध्य बिहार जो है सीपीआई में लिबरेशन का है, दीपांकर भट्टाचार्य का है, कॉमरेड विनोद मिश्रा का है, पूरा मध्य बिहार। आप देखिए आरा में सुदामा जैसे लोगों ने आरके सिंह को हरा दिया भैया, धूल चटा दिया। सबसे बड़े बीजेपी के नेता बने हुए मतलब फिर रहे थे, और वो चीफ सेक्रेटरी थे वहां के बिहार के। आप चीजों को समझिए। बिहार में भगवा उगवा नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार जब तक है तब तक बिहार में भाजपा का पहचान है। भाजपा को मोदी और अमित शाह के कारण बिहार में कोई नहीं पहचानता है। नीतीश कुमार का पिछड़ा वोट है तो सब जानता है। ये सम्राट चौधरी या ये सब शकुनी चौधरी का बेटा सब, नंद किशोर यादव सब, इसमें कोई दम ही नहीं। सब आनंद मोहन के जूता उठाने वाले हैं। आनंद मोहन जब चाहेंगे तभी कुछ बिहार में होगा भाजपा का, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। ये आप जान लीजिए कि जो मार्शल जाति है ना सवर्ण का, वो है राजपूत और भूमिहार और ब्राह्मण। तो ये आनंद मोहन के पास है। ये जब चाहेगा तभी भाजपा का कुछ होगा, भाजपा का ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। मेरी ये समझ है। ठीक है, प्रियदर्शी जी के पास चलते हैं। प्रियदर्शी जी, संजय झा जी कह रहे हैं कि बीजेपी का आधार या वोट उतना नहीं है, अगर नीतीश कुमार हैं तभी बीजेपी की ताकत है। लेकिन बीजेपी ने तो अकेले भी चुनाव लड़के दिखाया। 2015 का चुनाव तो बीजेपी ने अकेले लड़ा था और सीटें कम रही, ये बात सही है। लेकिन विदेश अपने दम पे किसी राष्ट्रीय पार्टी को वहां पे लड़ने के मामले में देखें तो बीजेपी का एक आधार तो दिखता है, और उसके साथ ही बीजेपी के पास सपोर्ट है चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी हैं, और भी कई लोग हैं जो साथ में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी को नीतीश कुमार की ही जरूरत है, या नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी है बिहार में? बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पता चलेगा कि एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ही अपर हैंड रही है। हालांकि ये थ्योरी जरूर चलता रहा कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, बड़ी भूमिका उनकी है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी रही है। आप 2014 के बाद ही देख लीजिए, 2014 से पहले जनता दल यूनाइटेड जरूर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी बराबर सीटों पर लड़ी, या जितनी सीटों पर लड़ी उसमें स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का बेहतर हुआ। तो इस मामले में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड से बिहार में भी। और 2014 से पहले चलिए तो 2010 और 2005 का लोकसभा विधानसभा चुनाव, इन दो विधानसभा चुनावों को छोड़ दीजिए तो 2002 में भी आप 2000 के भी विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा, उस समय भी बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही थी। उसके पहले जब समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन हुआ उस समय भी बड़ी भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही रही। तो कुछ एक मौकों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी भाई की भूमिका में रही है। और बड़े भाई की भूमिका में इसे कहने का तात्पर्य है कि वोट के मामले में बड़ा होना। वोट के मामले में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता दल यूनाइटेड से बड़ी पार्टी रही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास कम रहा अपने ऊपर। अगर और विश्वास करती भारतीय जनता पार्टी खुद पर ही तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता अपने मुख्यमंत्री को लेकर के बिहार में। आप देख लीजिए 2000 में जब नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया था, उस समय का मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, उस समय 60 से ज्यादा करीब 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और 34-35 सीटें उस समय समता पार्टी को। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई थी। ये बात अलग है कि विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले 2000 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस समय भी ये नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1996 में 32 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और लगभग 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। अकेले और उसी 95 में
और उसी समय माले के साथ समता पार्टी ने गठबंधन हाँ। करके चुनाव जीता था, तो 6 सीटें आई थी। हम्म 6 सीटें आई थी। तो उस लिहाज से आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बिहार की राजनीति में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रही है। लेकिन एक थ्योरी गढ़ने का प्रयास हुआ कि पिछड़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, हाँ तो देश स्तर पर नीतीश कुमार के चेहरे को भुनाया जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे किया। कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी खुद अवलोकन कर ले तो बेहतर है। लेकिन इसी थ्योरी के अंतर्गत नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया गया। आप कहेंगे कि अब कहेंगे, लोग कहते भी हैं ऐसा कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। भैया कितने दिनों तक सत्ता में रहेंगे, कुछ समय छोड़ना भी चाहिए, अपने को टाइम भी देना चाहिए। और आपने अलग लड़ करके भी, जनता दल यूनाइटेड से अलग लड़ करके भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आप 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की और क्या स्थिति थी जनता दल यूनाइटेड की, आपको पता चल जाएगा। 14 का चुनाव तो मतलब रिकॉर्ड ही हो गया था, अकेले दम पे इतना रिकॉर्ड ही शानदार हो गया था। प्रदर्शन। बहुत शानदार। अब आप कहेंगे कि 2015 में नीतीश कुमार नहीं थे तो सरकार नहीं बनी। ठीक है, सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सुधरा। अगर खुद पर भरोसा करती तो हो सकता है कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी अकेले भी लड़कर के सरकार में आ सकती थी। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट तो बहुत घट गया ना 2020 में। तो इस लिहाज से आप पूरे स्पष्ट तरीके से अवलोकन करेंगे, क्योंकि नीतीश अलग अलग परसेप्शन चलता है। एक परसेप्शन बना दिया गया है कि नीतीश कुमार है तो ही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना बिहार में कुछ कर ही नहीं पाएगी। और उन उदाहरणों को, उन एग्जाम्पलों को पीछे धकेल दिया जाता है जिसमें नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती रही है। 1990 में भी तो भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय भी तो इनकी सीटें थी। आपने 1995 का उदाहरण दिया, 96 भारतीय जनता पार्टी ने इनको संजीवनी दिया 96 लोकसभा में। 99 में 23 सीट पाती है जी। 99 में भी शानदार प्रदर्शन था बीजेपी का, 23 सीट लोकसभा चुनाव में। हाँ भारत। तो इस लिहाज से आप इस पूरे मामले को नीतीश कुमार बनाम भारतीय जनता पार्टी आप जब भी देखेंगे तो एक परसेप्शन कहता हुआ लगेगा कि नीतीश कुमार अपर हैंड है, नीतीश कुमार बड़े भाई है, नीतीश कुमार के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप सच्चाई के रसातल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी तो कुछ और है। नीतीश कुमार तो अमर लगता है, वो अगर आरजेडी के तरफ जाते हैं तो आरजेडी के बेस वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ गठबंधन में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बेस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अमरलता कहने का तात्पर्य है, अमरलता एक पौधा नहीं, उसको लत्तर कहेंगे, जो पेड़ों पर चढ़ता है, ऊपर अपना जड़ नहीं होता है दूसरे के जड़ों पर। तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर देना बिहार की राजनीति से, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी उफान पर है, पूरी ताकत के साथ है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ डिफीट मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो बैक बाउंस किया है वो तो आला दर्जे का है। कोई सोच सकता था हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस तरीके का परिणाम? हरियाणा और दिल्ली तो कम से कम कोई नहीं, मतलब दिल्ली तो कुछ लोग बाद में सोचने भी लगे थे, लेकिन हरियाणा तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड था। हम राम बंधु जी के पास चलेंगे। राम बंधु जी, यदि भारतीय जनता पार्टी, मैं भी बिहार में घूमा, मैंने देखा अभी कि जिस तरीके से अपर कास्ट में देखें, और बीजेपी का एक ये भी है कि अभी तक उसका सीएम अपना नहीं बना है, तो उसके कार्यकर्ताओं में जो एक अभी सीएम देखने की जो एक इच्छा है, और जो उसके समर्थक हैं वो लोग भी काफ़ी मजबूत दिखते हैं कि नहीं, वो नीतीश कुमार की बुराई कर देते हैं कई बार, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी के पास स्टेट लेवल पर कोई चेहरा बड़ा दिखता नहीं है। चाहे जब सम्राट चौधरी की बात करते हैं तो उनकी भी मान्यता कम दिखती है, चाहे अब उसके बाद विजय सिन्हा की बात कर लें, सुशील मोदी रहे नहीं, अब ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी इतनी हिम्मत दिखाने की स्थिति में नहीं है? जैसे 2015 में हिम्मत दिखाई लेकिन वो नहीं बना पाई सरकार। क्या आखिर कब बीजेपी ये हिम्मत दिखा पाएगी? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी। बिहार के अतिरिक्त ऐसे कई राज्य हैं जहां पे बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी की वहां की बहुमत की सरकार है। और जहां पे बीजेपी का राज्यों में अपना कोई बड़ा नेता है, वहां पे उस नेता के बजाय वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे चुनाव लड़ती है। बीजेपी बिहार में भी
मोदी के चेहरे पे भी चुनाव लड़ते हैं। और ये इस बार भी होगा। हर बार आप पिछले विधानसभा चुनाव में हो या लोकसभा चुनाव में तो मोदी के नाम पे चुनाव बीजेपी लड़ती ही है, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही होते हैं। हाँ। और इस बार दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उनके उत्साह में जो कमी हुई थी उसके अनुसार इस समय तो उन सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह अपने आसमान पे है। यहाँ पे तो बीजेपी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार इस बार 225 सीटों का लक्ष्य हासिल करेगी। हाँ। तो उनके उत्साह में बढ़ोतरी हुई है और बीजेपी की अपनी चुनावी जमीन है। देखिए, नेता बड़ा हो, नेता का कोई चेहरा हो या न हो, चुनावी जमीन होनी चाहिए पार्टी का, और वो बीजेपी की बिहार में है। और लेकिन जहां तक बात नीतीश कुमार की है, ये बात सच है कि लालू यादव बिहार में जो अगरी बनाम पिछड़ी की राजनीति करते थे, तो शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार लालू यादव के अगरी और पिछड़ी की राजनीति का काट थे। यही कारण था कि नीतीश कुमार के साथ ही मिलकर के बीजेपी सत्ता में आई, और बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही जुड़ के चुनाव लड़ना भी चाहती है। जब तक लालू यादव रहते हैं तब तक नीतीश कुमार के चेहरे से अगरी बनाम पिछड़ी की राजनीति नहीं हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो पिछड़े का मोहर है, जो अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स है, उसके काट के रूप में बीजेपी देखती है कि बीजेपी को अगर अगड़ों का की पार्टी माना जाए तो नीतीश कुमार साथ में है तो वो पिछड़ों को भी थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं। जी, करते हैं। लेकिन इस दौरान बीजेपी का अति पिछड़े समाजों में, दलित समाजों में अपना खुद का भी विस्तार हुआ है, खुद का भी विस्तार हुआ है। तो लेकिन अभी वर्तमान जब आप 2020 के बाद की जो राजनीति की तुलना करेंगे, उसमें नीतीश कुमार की छवि में गिरावट आई है। आप नीतीश कुमार हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार में रहे हैं, हमेशा वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनके कारण ही बिहार में एक अनिश्चितता की राजनीति की शुरुआत हुई है। वो आम लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि सरकार कब बनेगी, कब नीतीश कुमार किस गठबंधन में रहेंगे, किधर जाएंगे। तो ये अनिश्चितता की राजनीति के कारण उनकी जो छवि है वो गिरी है। लेकिन इस छवि का डैमेज कंट्रोल बीजेपी बखूबी करेगी। तो आपका जो मूल सवाल ये था कि बिहार में बिना किसी अपने प्रदेश स्तर के नेता के चेहरे के बिना बीजेपी बिहार में आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। और बिहार में नेता हैं, अगर आप देखेंगे, आप सम्राट चौधरी को भी देख लें, दिलीप जायसवाल को भी देख लें, बिहार में ऐसे कई नेता हैं। हाँ, भले ही उनका सीमित प्रभाव हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र के जनाधार का नेतृत्व तो करते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली की तरह नहीं होगा। दिल्ली का तो एक सीधी सपाट लड़ाई थी कांग्रेस के साथ। यहाँ पे निश्चित रूप से बीजेपी के लिए टेढ़ी खेल है। आप ये देख लीजिए कि दिल्ली के चुनाव में आप कल्पना कीजिए कि वहां से चिराग पासवान की भी पार्टी चुनाव लड़ी थी, और जदयू बुरारी से जदयू लड़ी थी, देवली से लोजपा आर लड़ी थी। अगर वो दोनों चुनाव जीत जाते तो एनडीए के अंदर एनडीए के अंदर जो टिकट बंटवारे का जो घमासान था वो और उभर के सामने आ जाता। वो केवल बीजेपी का ही नहीं, वहां एक एक सीट ही जीत जाती तो जदयू और चिराग पासवान ये दोनों का मनोबल ऊंचा रहता। तो बीजेपी के लिए राहत की बात है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए राहत की बात है कि दिल्ली चुनाव में जदयू और चिराग पासवान की लोजपा आर ये दोनों पार्टियां हार गई, तो एनडीए में अब टिकट बंटवारों में मुझे लगता है कि थोड़ा होती सही, लेकिन बीजेपी के लिए आसान हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस बड़ी जीत के बावजूद भी जो मांझी हैं, चिराग हैं, सबको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि उनको एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। तो संजय झा जी साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं पार्टियों के जरिए वो टिकट बंटवारे में जदयू पे लगाम भी लगा सकती है। हाँ जी हाँ। संजय झा जी, आवाज आ रही है? संजय झा जी, आ रही है। संजय झा जी, ये सवाल आप जब शुरुआत मैंने आपसे किया तो आपने कहा कि बीजेपी का आधार नहीं है, वहां पे जदयू के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमने बीजेपी पे बात किया कि बीजेपी का इतिहास बिहार में कैसा रहा है जब से शुरू हुआ। बाकी सब पार्टियां तो बात की हैं, कांग्रेस के बाद अगर कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो उन सब में कहीं ना कहीं बीजेपी दिखती है, और उसके बाद फिर 2005 से तो जदयू के साथ ही दिखती है। लेकिन
इसके अलावा जब एनडीए अलायंस की बात कर लें तो उसमें भी दिखता है कि जीतन राम मांझी पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी पे दिखाते हैं ज्यादा, नीतीश कुमार पे कम दिखता है। चिराग पासवान का तो एकदम से बीजेपी पे ज्यादा दिखता है, नीतीश कुमार पे कम दिखता है। उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है जदयू की अपेक्षा? नहीं नहीं, मैं कोई कमजोर उमजोर नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजबूत पार्टी है। 21 राज्यों में भगवा लहर है। अब ये भगवा लहर है कि कहर है, ये तो भारतीय समाज के लोग जाने। 21 राज्यों में अभी भाजपा का शासन है, दिल्ली में अभी हुआ है। मेरी बात को आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझिए। बिहार है ये बिहार है। यहाँ आप तकनीक का खेल नहीं कर सकते हैं ज्यादा। नीतीश कुमार बैठा हुआ है और नीतीश कुमार थोड़ा सा एब्सेंट हो गया। वो अभी क्या है, केजरीवाल के तरह बिहार में एक आरएसएस ने प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया है। मतलब ये छोटा रिचार्ज से भी छोटा रिचार्ज है। वो मतलब आप नहीं मानते हैं कि 2020 में बीजेपी ने तकनीक खेला था जब नीतीश कुमार आधे हो गए थे? 2020 में नीतीश कुमार ने चिराग वाला तकनीक तो खेला था। नहीं नहीं, तकनीक का खेला मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारा विपक्ष बोल रहा है। मैं क्यों बोलूंगा भाई? तो वो तकनीक इस बार भी चल सकती है। सब सामने आ जाएगा। अभी बताइए कि 40 लाख वोटर कैसे बदल गए महाराष्ट्र में, कैसे हरियाणा में, कैसे दिल्ली में। है जवाब किसी चैनल के बड़े बड़े लोगों का? हम तो बिरदावली गाते देखते हैं चैनल के लोगों को। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। देखिए क्या है कि जनता सब समझ रही है, पब्लिक सब जानती है। ये क्या है, राष्ट्रवाद कैसे आता है? पहले तो इस बात को समझना होगा। फासिज्म कैसे आता है? राष्ट्रवाद इसी तरह आता है, ठगी के धंधे से। तो वो लोग समझ, लेकिन बिहार में इनका नहीं चल पाएगा। नीतीश कुमार वहां बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार एक सम्मानित नेता हैं, सब कुछ समझते हैं कि भाजपा को कहां किनारे लगाना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ये ठगी पर आधारित है। ये लोग ठग हैं, मेरा सीधा मानना है। मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कहूंगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कहूंगा कि ये लोग ठग हैं, ये लोग झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। ये लोग कोई हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों हिंदुइज्म फिलॉसफी से कोई लेना देना। मैं शंकराचार्य को मानता हूँ, निश्चलानंद सरस्वती को मानता हूँ, चारों पीठ के शंकराचार्य को मानता हूँ। अब भाजपा से ये झलानी मलानी अडानी गडानी चटली कटली तगोड़िया मोदी, इससे मैं हिंदुत्व की फिलॉसफी नहीं सीखता हूँ। बिहार है ये जो है लाल धरती है। पूरा मध्य बिहार जो है ना, वो नक्सल बेल्ट है, पूरा मध्य बिहार। अरे आरके सिंह जैसे लोगों को सुदामा प्रसाद जो एकदम छोटे कद के नेता थे वो पराजित कर दिया। यहाँ इन लोगों का नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार जब तक है, भाजपा का अस्तित्व बिहार में है। नीतीश कुमार जिस दिन चले जाएंगे लालू के पास, भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं। सम्राट चौधरी क्या है, मतलब क्या है इसको 10 लोग जानता है क्या? भाजपा का अध्यक्ष क्यों बना? शकनी चौधरी का बेटा है, लालू के साथ था, पिछड़ा का मतलब बनिया का नेता है, तो इसको बना दो। देखिए क्या है, बिहार में भाजपा का चलने वाला नहीं है। आरएसएस ने दूसरा खेल कर दिया है। प्रशांत तो बिहार में यदि लाल भूमि है बिहार में और लेफ्ट का आप बता रहे हैं कि भूमि है, ताकत है, तो फिर ये माना जाए इस बार कि तेजस्वी यादव 100 सीट लेफ्ट को देने वाले हैं या 70 सीट लेफ्ट को देंगे, कांग्रेस को 30 सीट देंगे? ये तो होना चाहिए कायदे से ना। नहीं, 70 सीट जो कांग्रेस को दिया था पिछली बार वो लेफ्ट को दे दें और 30 सीट दे दें इसको कांग्रेस को, तब ना लेफ्ट अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। 12 सीटों से कैसे होगा काम? नहीं, मैं एक छोटी बात आपको कहना चाहता हूं। आप बहुत समझदार हैं। कांग्रेस हो सकता है इस विधानसभा में अकेले चुनाव लड़े। क्या करेंगे आप? अकेले लड़ेगा जैसे दिल्ली में लड़ा। लेफ्ट के पास कोई चेहरा है? आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं, बिहार में लेफ्ट के पास कोई चेहरा है? अरे सीपीआईएमएल के अभी 12 विधायक है, 13 विधायक है। बीजेपी के पास 75 से ज्यादा विधायक हैं जी। बीजेपी के पास 75 से ज्यादा विधायक हैं। नहीं वो है, मतलब मिडिल क्लास में है,
वो है मतलब धार्मिक उन्माद से वो जमे हुए हैं, सब टूट जाएगा ना। अब सब देख रहा है बीजेपी का। देखिए खेल अब खत्म हो गया, 21 राज्य में चले गए, ग्राफ बड़ा बढ़ गया। बीजेपी सब एकदम झूठों की पार्टी है, सब झूठ बोलता है। ये मतलब गुजराती कुछ लोगों की पार्टी है, अपना चला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का, सबका कर रहा है। मैं बीजेपी से मुझे तो कोई भरोसा नहीं। अच्छा, अभी कल अगर मान लीजिए बीजेपी छोड़ देते हैं, बीजेपी छोड़िए, आरजेडी और कांग्रेस में एक बड़ा कंट्रोवर्सी जो बिहार के पॉलिटिक्स में भी चल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम इस बार ज्यादा सीट लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, और कांग्रेस की सीटें कुछ कम करने की बात चल रही है। कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखा रही है, दिल्ली में दिखाया अपना, और कि भाई हम हरा भी सकते हैं, और यहाँ जाके भी कह रहे हैं कुछ चीजें। आपको क्या लगता है, लेफ्ट का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, तो लेफ्ट को सीटें ज्यादा दी जाएंगी या फिर से दबाव में आके आप 30 सीटों में लेफ्ट मान के काम चला लेगी? देखिए दीपांकर भट्टाचार्य अभी हमारे जो मतलब जो सूचना है घूम रहे हैं पूरे बिहार में। हाँ। तेजस्वी यादव को मैं कोई नेता होता नहीं मानता, ऐसे टुच्चा टाइप का, ऐसे किसी मतलब जो है पिता का पुत्र है तो नेता मान ले, कोई यादव उसको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव बिहार में लड़ेगी ना सारे सीट पे, तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब दूर दूर तक नहीं बनता है। हाँ, कांग्रेस और लेफ्ट सीपीआई लिबरेशन अगर तालमेल करे तो आरजेडी का कहीं नामो निशान है। देखिए लालू यादव की लंपटई के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, या नीतीश के लंपटई के बारे में। सारे सवर्ण उससे प्रताड़ित है, पीड़ित है, सब झोला टांगता है। ललन सिंह है, झोला टांग के नीतीश कुमार के साथ रहता है। जो भी अभी हमारे बड़े चेहरे राजपूत के आनंद मोहन, उनको भी जाना पड़ा मतलब नीतीश कुमार के साथ। जिस दिन बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कास्ट एक हो गया, सच में एक हो गया, तो लालू और नीतीश का राजनीति नहीं चलने वाला है। सीधा बात समझ लीजिए। किसका चलेगा? इन लोगों ने जितना हत्या करवाना था सारे सवर्णों का करवा चुका है। वो हम जानते हैं, नीतीश को भी और लालू यादव को भी। लालू लोग क्या है, सब लंपट किस्म का पॉलिटिशियन है। संजय उसका जी, बेटा संजय क्या- जी छोड़िए, मतलब उसका बेटा को राजनीति मान रहे हैं मतलब क्या? किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी ऐसे नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य बात है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि उसका कोई आधार नहीं है, लालू जी का कोई वो नहीं है, नीतीश कुमार का कोई वो नहीं है, बिहार में है किसका? कौन है ताकतवर इस बार? मतलब बिहार में जिन जो सवर्णों सच्चे की आप लोग बात कर रहे हैं वो सवर्ण ज्यादातर तो बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी की पारंपरिक वोट मानी जाती है वहां पे। वो मजबूरी में करते हैं भाई, प्रियदर्शी जी मजबूरी में कुछ बोलना चाहते हैं, प्रियदर्शी जी का बयान ले लेते हैं। देखिए संजय झा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर के नेताओं को, दो तीन नेताओं को नाम लेकर के आपस में जोड़ करके ही उसको उसके भीतर विरोध नहीं पैदा करें, मैं ये चीज कहना चाहूंगा। और दूसरी बात जो कह रहे थे, ये सारे निराधार हैं और इनका झुकाव वाम की ओर मुझे दिख रहा था, वाम दलों की ओर। तो वाम दल क्यों नहीं प्रदर्शन करती है बिहार में भी? किसने रोका है? वाम दल तो लंबे अरसे से बिहार में संघर्ष कर रहा है, चुनाव लड़ती है, उसको भी अब सीटें मिलने लगी है, इसलिए वाम दलों को गठबंधन में आए हैं। अकेले वो भी लड़के फरिया लेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, देखने वाली बात है। तो इस तरीके से एक बार ही तमाम दलों को खारिज कर देना, जो स्थापित दल है उनमें सिर्फ एक दल को मानना कि वाम दल अच्छे हैं, मैं इस चीज को सिरे से खारिज करता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि देखिए वाम दल अपने हिसाब से सही है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हुआ है लोकसभा में भी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रेष्ठ हो गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए और अब वे बिहार की राजनीति पर सुपरमेसी करेंगे या वे निर्धारक की भूमिका में आ जाएंगे महागठबंधन के भीतर। नहीं, अभी भी उन्हें लालू प्रसाद यादव की बैसाखी के बूते ही चलना होगा, कांग्रेस के साथ ही रहना होगा। अपनी मनमानी वो करने की स्थिति में नहीं है। वोट उस तरीके है, माना उनके पास कैडर वोट हैं, उनके कैडर वोट हैं, लेकिन वो कैडर वोट लंबे अरसे से संघर्ष के बावजूद क्या परिणाम दिला रहे थे?
बेहतर नहीं रहा बिहार में वाम दलों का कभी भी ट्रैक रिकॉर्ड। नहीं, इतिहास तो बेहतर नहीं रहा प्रियदर्शी जी, लेकिन ये दो चुनाव जब देखें, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक दिखता है। और जिस तरीके से अभी हाल सैंपल फिलहाल साइज में छोटा है ना बॉस, देखिए सैंपल साइज छोटा हाँ, है। सैंपल इसमें साइज सैंपल साइज, हाँ सैंपल साइज छोटा है। देखिए 2015 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो उस समय कितनी सीटें वो, उसका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, 29 सीटें के करीब जीत गई थी ना। 30 तो सीटें उसका के आसपास। कांग्रेस जी, हाँ 29-30 सीटों के आसपास हाँ चुनाव जीता था। तो उस समय स्ट्राइक रेट और कितना 50 से भी नीचे लड़ी थी कांग्रेस, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था। लेकिन अभी देख लीजिए 2020 में क्या हुआ, 70 सीटों पर चले गए कांग्रेस। और उन फिर क्या नतीजा निकल गया, क्या है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पार्टियों का बहुत आधार होता है, इसको ऐसे दबदबा देख होता सकते है। हैं कि जैसे एनडीए में जब चिराग पासवान को 5 सीटें 6 सीटें दी जाती है तो उनका 100% लगभग स्ट्राइक रेट होता है। हमको एक ही सीट दी जाएगी तो एक सीट तो वो जीत ही लेंगे। जीत जो ही लेंगे, मजबूत तो सीटें सैंपल होती है साइज, वही सैंपल दी साइज, जाती है, हाँ। इसलिए परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा ही। एकदम अंकित भाई, आपने पूरे निष्पक्षता से सब स्पष्ट कर दिया। यही है मामला कि आपका सैंपल साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। आप सरकार तो 1 सीटों और 2 सीटों से नहीं बनती है, सरकार बहुमत से बनती है। तो आपको बहुमत के करीब सीटें लानी होंगी, तब जा करके आप कहेंगे कि हम बिहार के चेंजर हैं, गेम चेंजर हैं पॉलिटिक्स के। नहीं तो यूं तो चलता रहे, कोई निर्दलीय भी चुनाव जीत जाता है। 2000 में 2000 में हाँ 2000 में करीब 20 के करीब निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, या उससे भी अधिक बिहार में। तो इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि 20 सीटों पर कहीं ना कहीं पार्टियों का सभी पार्टियों का कमजोर प्रदर्शन रहा, तभी तो निर्दलीय भी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। और दूसरी बात, जब तक पार्टियां एक साथ शामिल नहीं होंगे, कई पार्टियां शामिल नहीं होंगे, तब तक बिहार के समीकरण को साधना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअली प्रयास आरजेडी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, जनता दल यूनाइटेड भी प्रयोग कर चुकी है, लेकिन सभी को मुंह की खानी पड़ी। बिहार की राजनीति में गठबंधन एक सच्चाई के तौर पर उभर करके सामने आया है। देखिए दिल्ली में नहीं आया, दिल्ली में गठबंधन की राजनीति नहीं चलती है, वहां सीधे लड़ाई हुई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। वोटकटवा साबित हुई कांग्रेस ने। वोटकटवा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, तो वोटकटवा की राजनीति हुई। आपको कितना 40% से ऊपर 42% के करीब आम आदमी पार्टी को वोट आया, 46% के करीब भारतीय जनता पार्टी को आया, और कांग्रेस को वहां 6% वोट आया, और सभी सीटों पर लड़ने के बाद भी। तो उस लिहाज से जो राजनीति भाषा है, जो राजनीति की चालू भाषा है, उसमें तो वोट कटवा ही कहेंगे। तो जहां सीधी लड़ाई है, नहीं है, वहां जहां गठबंधन की लड़ाई है, वहां एक दूसरे को सम्मान देना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि सम्मान कितना दिया जाए। नहीं, ये तन से बढ़ सम्मान करके प्रियदर्शी जी, ये सम्मान तो जी। कांग्रेस भी डिजर्व करती है ना। वोट कटवा है तो हरा तो दिया ना, अब ले लें। अब ऐसे तो अगर हाँ तो वो तो हाँ वही कह रहा हूँ कि सम्मान हैसियत तो के मिलना चाहिए। एक मुताबिक। राष्ट्रीय पार्टी है जिसका एक कैडर है, कुछ भी है हाँ। अपने संगठन पे। हालांकि बिहार में कांग्रेस का संगठन के मामले में कमजोर दिखती है, लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में हो रहा है कि एकदम से तेजस्वी यादव आश्वस्त है कि नहीं, हमसे मजबूत और जो हम कहेंगे उसी टाइप का, इस टाइप का माहौल दिखता है। तो क्या ये सवाल रामबंधु जी से भी है कि रामबंधु जी से ये सवाल है कि क्या बिहार में कांग्रेस अपनी ताकत दिखा पाएगी? बिहार में कांग्रेस की ताकत कितनी है? कितना आप आग के चलते हैं बिहार में कांग्रेस की ताकत को? क्योंकि ये कहा जाता है कि सीमांचल और उस कुछ क्षेत्रों में जहां पे जो कांग्रेस के विधायक हैं और मुस्लिम जहां पे वोट बैंक है, इन वोटों पे कांग्रेस कितनी पकड़ है? अगर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हो जाते हैं तो उस वक्त वोटर को निर्णय लेने में क्या सोचना पड़ेगा? क्या वो ऐसा कि जीतने वाले आरजेडी है उन्हीं के साथ जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि बट जाए एकदम से बुरी तरीके से और कांग्रेस और आरजेडी दोनों बंटवारा हो जाए अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं चुनाव? म्यूट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी, अगर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका फर्क अल्पसंख्यक मतों पे पड़ेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में जो वोटिंग पैटर्न रहा है उनमें कांग्रेस के प्रति अल्पसंख्यक वोटरों का एक रुझान दिखा है। नहीं, ये किस हद तक पड़ेगा रामबंधु जी? थोड़ा सा आप बिहार में हैं, आप समझते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने देखा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस उतना वोट नहीं काटती है, उतना डेट नहीं करती है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? जी, बिहार में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में
मुस्लिम वोट बैंकों का कांग्रेस पे प्रभाव है बिहार में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक हिस्सेदारी होगी। अल्पसंख्यक जो वोटर हैं वो आरजेडी की तरफ भी रहेंगे और वो कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस हालात में कांग्रेस नहीं आ पाएगी कि वो अलग चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का दिल्ली का जो भी प्रदर्शन रहा, वो जो उनका अपना आकलन है कि वो कितनी सीटों पे आरजेडी को हरा सकती है, तो उस तमाम आकलनों के बावजूद वो कांग्रेस यही चाहेगी कि महागठबंधन में उसे 70 या उसके लगभग कुछ सीटें मिले। अधिक से अधिक सीटें लेना ही अगर कांग्रेस संतोषजनक और सम्मानजनक सीटें ले पा रही है तो यही कांग्रेस का प्रभाव है और यही लक्ष्य भी होगा। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि वो आरजेडी से बिल्कुल अलग हट करके, महागठबंधन से बिल्कुल अलग हट करके वो चुनाव लड़े। लेकिन ये हालात तभी पैदा होगा जब महागठबंधन में उनको बहुत ही कम सीटें मिले, उनको 40 या 40 से भी कम सीटें मिले, तो वह हालात होगी। वर्तमान जो परिदृश्य उभरा है, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी या लालू या कांग्रेस को इतना नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जाने के बाद भी आरजेडी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां तक बात अभी हो रही थी वामपंथी पार्टियों की, उनका अपना जो भी प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में पड़ा है, वो उनका बेहतर प्रदर्शन तभी हुआ है जब वो महागठबंधन में थे। महागठबंधन के पहले भी तो यहाँ 2014 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, वाम दलों का क्या प्रदर्शन रहा है। जब से वो महागठबंधन में आए हैं तब से वाम दलों का भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है और महागठबंधन को ताकत भी मिली है। तो महागठबंधन को ताकत कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी तीनों अगर एकजुट होकर के और टिकट बंटवारे की जो गुत्थी है उसको सुलझा करके वो लड़ते हैं तो ही बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए की और खासकर भाजपा की जो जमीन है वो बढ़ेगी दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद। उनकी चुनावी जमीन का फैलाव होगा और उसका कारण ये है कि अगर आप ये देखें कि झारखंड में हो या फिर दिल्ली में हो, एक फैक्टर हुआ है लोक लुभावन वादों को, जिसमें आप देखेंगे कि बीजेपी के प्रति जो स्वीकारता है वो कुछ ज्यादा है। अगर एक ही तरीके का वादा अगर बीजेपी करती है या दूसरी पार्टियां करती हैं तो बीजेपी, जैसे कि यहाँ पे आरजेडी माई बहन योजना की बात कर रही है, अगर इसी तरीके का वादा अगर बीजेपी करेगी तो जनता का रुझान बीजेपी की तरफ होगा। देश के दूसरे राज्यों में जहां भी बीजेपी और कांग्रेस या किसी अन्य पार्टियों के साथ मुकाबला हुआ है, उनमें भले ही झारखंड एक अपवाद हो जाए, लेकिन ज्यादातर चुनाव में माना गया है कि वादों में अगर जनता विश्वास प्रकट करती है तो बीजेपी की तरफ उसका रुझान बढ़ता है और ये यहाँ बिहार में भी होगा। लेकिन बिहार में जो असली जो लड़ाई होगी वो टिकट बंटवारों को लेकर के होगी। चुनाव के परिणाम क्या आएंगे इससे पहले आप जब टिकट बंटवारों की गुत्थी कुछ महीनों में सुलझ जाएगी तो बहुत कुछ जो आंकड़ा है उसको मसला है समझ में आ जाएगा। बीजेपी ये चाहेगी कि जदयू को उतनी ही सीटें मिले कि चुनाव के बाद वो आरजेडी की तरफ जाए तो सरकार न बना पाए। चुनाव के बाद अगर महागठबंधन में जाने की उनकी संभावनाएं कम हो जाए, ऐसी ही घेराबंदी करने के लिए वो जदयू को सीटें देना चाहेगी और इसीलिए वो जो मांझी हैं, चिराग हैं, मुझे तो लगता है कि वो मुकेश सहनी से भी बातचीत कर रही होंगी, छोटी छोटी सभी पार्टियों को लेकर के जदयू पर एक दबाव देगी या जदयू पे एक लगाम लगाएगी और इस तरीके से सीटों का बंटवारा करेगी। बीजेपी के लिए सबसे बेहतर स्थिति वही है कि बहुत सारी गुत्थियां बीजेपी के सामने, जैसे अभी एक पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा का भी थ्योरी कुछ दिनों से मीडिया में घूम रहा है, तो सारी जो छोटी छोटी जो गुत्थियां हैं उनको बीजेपी अपने बलबूते सुलझाएगी। दिल्ली चुनाव से उत्साहित होकर के इन छोटी पार्टियों को बीजेपी नजरअंदाज करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सबको साथ लेगी, साथ लेकर के बीजेपी पे एक दबाव बना करके और एक आपस में सीटों का बंटवारा करेगी और वो मजबूती के चुनाव लड़ेगी। इधर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस में और आरजेडी में टकराहट है, लेकिन वो टकराहट गठबंधन से बाहर जाके चुनाव लड़ने तक की नौबत आ जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वामपंथी पार्टियों में भी इतनी क्षमता नहीं है, उनकी प्रवृत्ति है कि वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक एक मतलब सत्ता में आए या चुनाव जीते सरकार बने, ऐसी क्षमता अभी वामपंथी पार्टियों में भी नहीं है और कम से कम कांग्रेस ऐसा तो नहीं करेगी। कांग्रेस का जो भी फैलाव है वो अगर दोबारा 70 सीट लेने में अगर वो सफल हो जाती है तो समझिए कि कांग्रेस एक तरीके से चुनावी जीत हो गई उसकी। संजय झा जी आवाज आ रही है? संजय झा जी? हाँ आ रही है। ठीक है।
बिहार में जिस तरीके से अभी ये हुआ कि महागठबंधन भी सीट शेयरिंग तो होनी है, सीट शेयरिंग होगी, महागठबंधन का अलग होगा। इंडिया अलायंस तो रहा नहीं, पहले ही तेजस्वी यादव कह दिए कि ये तो लोकसभा चुनाव तक ही था, अब नहीं है। तो अब महागठबंधन को ही मान के चलते हैं, जो कि पुराना नाम है। महागठबंधन में नया सहयोगी वीआईपी भी है, वीआईपी का अपना वोट बैंक है, वीआईपी पार्टी का। आप कह रहे हैं कि वाम दल भी मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस को भी 70 सीटें चाहिए, उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लालू यादव को ये चाहिए कि वो मतलब उनकी ये इच्छा है या एक अंतिम इच्छा माने कि कम से कम तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बना ही दिया जाए। अब तेजस्वी यादव किस स्थिति मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्यादा सीटें सीट शेयरिंग में मिले, उसके बाद चुनाव में जीत ज्यादा सीटों पे हो। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि फिर क्या पुरानी स्थिति जो है माले को और कांग्रेस को कैसे सीट दिया जाएगा? सीटें कम की जाएंगी, ज्यादा सीटें कैसे लेंगे? नहीं, देखिए आप बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने तो बने। देखिए क्या है कि जनतंत्र में चुनाव जो हो रहे हैं आखिर किसके लिए हो रहे हैं? ये आम आदमी के लिए हो रहा है ना, जनता के लिए हो रहा है। तो जनता को कौन मतलब जो है सुविधा देगा, जनता के साथ सवालों के साथ कौन खड़ा होगा, कौन सा पार्टी, ये हमें सोचना होगा, ये हमें तय करना होगा। देखिए बिहार जो है ना जातीय जंगल में फंसा हुआ है, ठीक है। लालू यादव ने इस जातीय जंगल को बड़ा घना किया, बड़ा खाद पानी दिया, एक से एक गुंडे। अब कह रहे थे हमारे प्रियदर्शी भाई, व्यक्तिगत मत बोलिए, तो क्या बोले भाई, इन लोगों को आरती उतारे क्या? भैया बिहार में जो जंगल राज तो भाजपा कहती है, मैं नहीं कह, जो पूरी तरह से सवर्णों पर हमला किया, 2700 सवर्ण के नौजवानों का कत्लेआम जिसने किया, उसको क्या बोले? व्यक्तिगत नहीं बोले, बोलना पड़ेगा, ये बोलने का समय है। लालू यादव ने जो किया है वो भोग रहे हैं, अपना सजा सबको भोगना है। नेचर किसी को नहीं छोड़ता है। चुनाव लड़ते रहिए, और वो गामा पालमान की तरह आप चुनाव जीत के सत्ता बनाते। अब सम्राट चौधरी को तो मैं भाजपा का नेता नहीं मानता, मेरे जैसे लोग नहीं मानता, नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि 4 लोग उसको नहीं है। आनंद मोहन जी के पास रोज सुबह शाम पाटलिपुत्रा जाते हैं, पैर धोते हैं, भाई जी वहां सभा है, आदमी को भिजवा दीजिए। ये है भाजपा के मतलब अध्यक्ष का हाल। क्योंकि हम लोग भी मतलब पॉलिटिकल चीजों को बिहार में जानते हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जो है ना, सबको परेशानी में डालेगा भैया, जिस तरह कांग्रेस डालेगा। गठबंधन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, भारतीय राजनीति में क्या चलता है नहीं चलता है नहीं मालूम, केजरीवाल कैसे हार गया नहीं हार गया मुझे नहीं मालूम, वो हराने वाले जाने कैसे हराए। जनता कर रही है कि हमने वोट दिया, यहाँ इतना वोट हो गया। देखिए पूरी भारतीय राजनीति में चुनाव प्रणाली एक गड़बड़ स्थिति में फंसी हुई है। राजीव कुमार चुनाव आयोग के जो सुप्रीमो है वो कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो लोग उसको कहते हैं इनको फांसी दो, उनको ये कहता है, वो कहता है अखिलेश यादव इसको कफन चढ़ाओ। तो भारतीय चुनाव प्रणाली है वही सवालों के कटघरे में है। अब गठबंधन कौन है, एनडीए क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन बिहार में भाजपा की लंपटई नहीं चलेगी, ये मुझे पता है। अब लालू यादव रोके कि नीतीश कुमार रोके? देखिए नीतीश कुमार का पिछलग्गू है भाजपा शुरू से ही, आप देख लीजिए, मतलब 3-4 इलेक्शन से हम देखते हैं। नीतीश कुमार जो चाहेगा भाजपा में वही होता है। भाजपा की हैसियत नहीं है उसके किसी बड़े नेता की, अमित शाह की भी नहीं, नरेंद्र मोदी की भी नहीं कि नीतीश कुमार को बाईपास कर लेंगे। ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप सब देख रहे हैं पूरा। तो नीतीश जी समझते हैं बिहार की अस्मिता को। नीतीश के तो सारे सांसद भाजपा ही लगने लगे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश के कहने पर चलते हैं, सारे सांसद नीतीश के भाजपा ही लगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मोदी मोदी करते हैं। नहीं ठीक है, वो करते होंगे बेचारे। नीतीश कुमार
वो भी हो सकता है उनकी राजनीति का हिस्सा हो भाई, दिल्ली में है, हमको मंत्री बना दे तो करते होंगे, इसमें कोई बड़े। लेकिन नीतीश कुमार को खारिज करके भाजपा आगे नहीं जा सकती। भाजपा के पास कोई लीडर नहीं। सुशील मोदी जैसे अच्छे थे जिनमें एक था, मतलब क्या कहते, स्पार्क था, लेकिन वो भी नीतीश कुमार के आगे नहीं चल पाए। देखिए, नीतीश को माइनस करके भाजपा की कोई हैसियत बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार ही भाजपा को खाद पानी दिया है, ये आप भी मानते होंगे जांच के समय से ही, कि नीतीश कुमार ने ही भाजपा को जमीन दी है। अब वो सवर्ण, अब जो नकली सवर्ण सब है, लेकिन प्रियदर्शी जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खाद पानी दिया। जब 1990 के चुनाव से जब आएंगे तो प्रियदर्शी जी तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ताकत दे रही है। एक कहानी मैं शेयर करना चाहूंगा, इजाजत हो। मतलब वो क्या पिछड़ा है नीतीश कुमार तो तोड़ता है। आप देखिए ना, हर बार नीतीश कुमार वोट काटता है लालू के साथ मिलके, फिर मिल जाता है बीजेपी के साथ, ठीक है। और बीजेपी के सारे पिछलग्गू, बीजेपी में कोई नेता है ही नहीं बिहार में। दिक्कत ये है, मैं बार बार सम्राट चौधरी को हम बताएं कि 4 समर्थक नहीं है। पाटलिपुत्रा सुबह सुबह आनंद मोहन जी का पैर धरने जाता है कि भैया हम सभा करेंगे, फोन कर दीजिए, भीड़ है। ये हाल है भाजपा के अध्यक्ष का। तो खैर अब इस पे एक बयान प्रियदर्शी जी का ले लेते हैं, आपके पास दूसरे सवाल के साथ आएंगे, कुछ बोलने वाले थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, ये बड़ा विवाद का विषय हमेशा से रहा है कि कौन पिछलग्गू किसका है। देखिए क्या है, कोई किसी का पिछलग्गू नहीं है, सबका अपना अपना राजनीतिक हैसियत है। हालांकि समय के साथ ये कहा जाता है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है। तो एक बात मैं पहले जो कह रहा था उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, और ये मेरे शब्द नहीं है। मैंने एक देश के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, जो कि नरेंद्र मोदी से भी जुड़े हुए हैं, अमित शाह से भी जुड़े हुए हैं, और पीछे में अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़े हुए थे, आडवाणी से भी, और लंबा दौर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने देखा है देश की राजनीति में, और देश की पूरी राजनीति को उन्होंने देखा और समझा है। तो उनके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जो कहा, मुझे बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को वो समझाते रहे अंतिम दिनों तक कि 2005 के पहले, मैं ये बता रहा हूँ 2005 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस भाजपा के आला नेताओं को यह समझा रहे थे कि नीतीश कुमार को चेहरा मत बनाइए, मुख्यमंत्री मत बनाइए, और अगर मुख्यमंत्री बनाते भी हैं तो पहले चेहरा मत पेश करिए नीतीश कुमार का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। उनको लगा कि नहीं, नीतीश कुमार को हम चेहरा बनाएंगे और देश भर में एक मैसेज देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर नीतीश कुमार को प्रोत्साहित किया है। तो लोगों को लगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू बन रही है। पिछलग्गू नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने एक थ्योरी सोचा और उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। कितनी सफलता मिली, कितनी सफलता नहीं मिली, ये अलग बात है। और इसी तरीके से मैं एक और उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का प्रयोग हुआ था मायावती को लेकर के। दलित चेहरा मायावती को करके गठबंधन किया गया था, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मायावती जी बनी थी। तो उस समय भी ये बातें उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक तर्क था कि हम देश भर के दलितों को अपने पक्ष में अगर कर सकते हैं, एक राज्य को त्याग करके, तो कर लेना चाहिए। उसी तरीके से बिहार में भी था कि ठीक है, देश भर के पिछड़े अगर हमारे साथ एक राज्य की कुर्बानी के बूते आते हैं तो कोई बात नहीं है, हम पीछे से ही रहेंगे बिहार में, और उत्तर प्रदेश में भी पीछे से रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले ही मायावती जी के साथ उनका खत्म हो गया मामला। बिहार में अभी भी चल रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हाल के दिनों में कई कारणों से, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों से, अन्य कारणों से, भारतीय जनता पार्टी का नया थिंक टैंक आया है जो नए तरीके से सोच रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रश्रय देने में, ये किसी जमाने की बात थी जब अटल आडवाणी युग था, तब नीतीश कुमार को बहुत प्रश्रय दिया गया था। हाल में बहुत विवाद भी हुआ, जिस तरीके से हम सबों ने देखा कि सेकंड जनरेशन लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, ये इन लोगों से कैसे नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ी। 2014-13 का प्रकरण सबको पता है। बाद में अमित शाह का बयान, एक बयान की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। तो ये सब चीजों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अब थोड़ा बदला हुआ मामला है, और संजय झा जी के पास चलेंगे, अब एडजस्टमेंट चल रहा है। जी संजय झा जी, अब वापस आपके पास आते हैं, फिर राम बंधु जी के पास जाएंगे। आपने अपने
पिछली बार जब आप बोल रहे थे तो आपने प्रशांत किशोर का भी जिक्र किया, इसके पहले लेफ्ट पार्टियों की बात कर रहे थे, वो मजबूत स्थिति में। हाल में जो बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें लेफ्ट की जो पार्टियां हैं या जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं वो प्रशांत किशोर के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए दिखे, जबकि आरजेडी चिढ़ती है प्रशांत किशोर से, पप्पू यादव भी प्रशांत किशोर से चिढ़ते हैं, कांग्रेस को भी प्रशांत किशोर कुछ खास पसंद नहीं है। तो क्या ये कहा जाए कि लेफ्ट की जो पार्टियां वहां पे वो प्रशांत किशोर को अपने भविष्य के तौर पे या एक समीकरण के तौर पे या एक सहयोगी के तौर पे देख रही हैं? नहीं, वो देखिए, वो लेफ्ट का मामला है, वो किसको क्या देखे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि प्रशांत किशोर एक आरएसएस का वो छोटा केजरीवाल है बिहार में, ठीक है। कहीं से पैसा मिल रहा है, पप्पू सिंह है वहाँ पूर्णिया से, वो उनको कुछ पैसा देते हैं, कुछ बाहर से आते हैं। और प्रशांत किशोर कौन है, इस बात को तो समझना होगा ना भैया, ये कौन है? ये नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, ये नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाया, ये मतलब राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने चला, ममता बनर्जी को भी चला, केजरीवाल को भी चला, मतलब नीतीश कुमार को भी चला। ये कौन है? इसके बारे में एक किताब आई है कि ये एक सीआईए का एजेंट है। सीआईए यूएसए में रहती है, अमेरिका में। देखिए, हमको बोलने में कोई परहेज नहीं है, कोई चैनल के नहीं हिम्मत है हमारी बात को करे। प्रशांत किशोर एक चीज का ख्याल आप रखिए कि कंट्रोवर्सी मत पैदा कर दीजिए, किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर के कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम उसके सिर्फ नेतृत्व से, कम से कम प्रशांत किशोर को सीआईए के एजेंट तो मत बोलिए। मैं क्यों बोलूंगा? पंजाब के लेखक है, उन्होंने किताब लिखा है भैया। ना वो आप किताब के हवाले से नहीं, पीछे जो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके अन्य कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक साथ जो आप बोल रहे थे, उस पर मैं कह रहा हूँ, अब आप कंटिन्यू करें। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ प्रियदर्शी भाई, आप मेरी बात को समझिए, मैं दिल से कह रहा हूँ, कोई झूठ बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। किताब एक पंजाब के लेखक ने लिखा है जिसमें प्रशांत किशोर के बारे में कहा है कि ये सीआईए के एजेंट हैं। एक है हमारे बिहार में पुष्पम प्रिया, ब्रिटेन से आई है। देखिए, बिहार में हायर लीडर आया है बड़ा, वो सब क्यों आया है? बिहार जो है ना वो चाइना बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर है, बॉर्डरों का प्रदेश है बिहार। 6 लेन अभी बन रहा है, तो चाइना का सामान जाएगा सीधा लाहौर, मतलब तो वो 6 लेन अभी बन रहा है। तो देखिए, खेल अभी राजनीति में क्या है वो हमसे अधिक सारे लोग समझते हैं, लेकिन चैनल पे तो बढ़िया बढ़िया बात करना है, बड़ा नेता इन लोगों को बनाना है। ये लोग जन विरोधी लोग हैं, सारे नेता बिहार में जितने नेता हैं जन विरोधी हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं। सत्ता सजा लिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, भाजपा हो, वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, ये सब बिहार को ले। अरे बिहार का लोग क्या करता है? श्रम बेचता है, ठेला खींचता है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, बंबई में है, दिल्ली में है, मतलब पंजाब में है, मतलब का नॉर्थ ईस्ट में है, श्रम बेचकर अपना जीवन चलाता है, माइग्रेंट लेबर है। लेकिन इस बिहार के बारे में कोई नेता सोचता नहीं है। चुनाव आ गया, आप भी चैनल पे आ गए, हाँ चुनाव है जी, क्या करना है ये बताइए, हम आपको बता रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं भाई, मेरी बात को गंभीरता से समझिएगा। बिहार में बीपीएससी में घटना हुई, लाठीचार्ज हुई, यूपीएससी में क्या हो रहा है? बिहार देश के बड़े बड़े परीक्षाओं में सीधे लोग, ओम बिरला की बेटी किस तरह यूपीएससी क्वालिफाई कर गई, बीपीएससी का छोड़िए ना, वहां कौन लाठीचार्ज किया? तो बिहार ही नहीं, पूरा देश गड़बड़ हालत में है, बहुत गड़बड़ हालत में। कोई नेता दिख नहीं रहा है जी, कोई पार्टी और नेता दिख नहीं रही है ऑप्शन में आपको? नहीं, कोई पार्टी क्या देखेगी नेता? सब मतलब विपक्ष के बाद नोटबंदी के पास पैसे नहीं है, आवारा पूंजी का खेल हो रहा है। एक एक झुग्गी में एक कोई खुराना नेता था दिल्ली का, बोला कि 2 करोड़ बांटना था, 75 लाख। वाम दलों को तो संघर्ष करना चाहिए, वाम दल तो इन चीजों के खिलाफ है, तो वाम दलों को तो आना चाहिए। पैसे से संघर्ष नहीं करते, वाम दल पैसे से काम, वाम दल चावल दिया, गेहूं दिया, आटा दिया, 10 रुपया दिया। वाम दलों का कुछ भविष्य है बिहार में? संजय झा जी, क्या भविष्य है वाम दलों का? क्या भविष्य है?
नहीं नहीं, वाम दलों का हम ठेका लेके थोड़े बैठे हैं। वाम दल में एक दीपांकर भट्टाचार्य है जो सच्चा नेता है, जेन्युइन नेता है बिहार में, और वो बेचारा अपना घूम रहा है, कर रहा है। अभी उत्तर बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में है, और विनोद मिश्रा की विरासत को आगे बढ़ाना चाहे। सीपीआई सीपीएम की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम सीपीआई में लिबरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक, जो नक्सलवाद से निकल के आया है। और जानते हैं प्रियदर्शी जी, जहानाबाद, भोजपुर, गया, सासाराम, ये सब बिहार के धधकते खेत खलिहान है। यहाँ जमींदार खिलाफ दलितों का संघर्ष होता था। तो वहाँ सीपीआई में ये अपनी रणनीति, मैं फिर काउंटर कर दूंगा। देखिए, जमींदारों के खिलाफ नहीं संघर्ष था। जमींदारी प्रथा तो 1952 में ही खत्म हो गया, और उसके बाद जो संघर्ष चलते रहा वो इस तरीके का मामला नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस चर्चे को हम आगे बढ़ाएंगे, कल अब इस पे बात करेंगे। प्रियदर्शी जी आपको, और संजय झा जी और रामबंधु वत्स जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो कुल मिला के ये बहस बहुत लंबी है कि बिहार में किसकी जमीन ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले जो अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र का देखें, चाहे हरियाणा का देखें, चाहे दिल्ली का देखें, इन जगहों पे जिस हिसाब से प्रदर्शन रहा है, उससे एक संकेत तो जरूर साफ है कि बिहार में बीजेपी अपनी ताकत और बढ़ाने की कोशिश करेगी, बिहार में बीजेपी कुछ अलग करने की कोशिश करेगी, ये इशारे भी दिख रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नीतीश कुमार को आगे लेकर ही चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी आगे अपनी सीटों को बढ़ाती है, नीतीश से ज़्यादा सीटें लेती है, ये देखना होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।